नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। गिरमिटिया मजदूर के बारे में दिया है, इस पर फोकस किया गया है। जब 1823 में गिरमिटिया मजदूरों का आगमन हुआ था, कहाँ पर? श्रीलंका में। ये है भारत का मैप, नीचे यहाँ पर छोटा सा देश यहाँ पर है श्रीलंका। श्रीलंका बेसिकली जो तमिलनाडु का रीजन है, भारत का जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ से गिरमिटिया मजदूर को औपनिवेशिक सरकार द्वारा ले जाया गया। कहाँ पर? श्रीलंका में। ये कब ले गए? जब दास प्रथा का अंत हुआ था। तो आइए गिरमिटिया मजदूर के बारे में जानते हैं, थोड़ा दास प्रथा के बारे में देखते हैं। ये है कैरेबियन सागर के तट पर और इसके इर्द गिर्द एक देश बसा हुआ है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज मूलतः ये जो गिरमिटिया मजदूर है उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और भी जो अगल बगल छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर औपनिवेशिक शासन रहता था ब्रिटिशर्स का, वहाँ पर गिरमिटिया मजदूर को ले जाया गया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। गिरमिटिया मजदूर पर एक लेख पब्लिक किया गया है। श्रीलंका में जो तमिल गिरमिटिया मजदूर रहते हैं उनका जो आगमन हुआ था 1823 में हुआ था आगमन। उसके 200 वर्षवीं गांठ मनाया जा रहा है। तो उस पर एक लेख पे प्रकाशित किया गया है कि औपनिवेशिक इतिहास के समय जो अनछुए पहलू है उसको भी दर्शाता है। तो ये कौन थे गिरमिटिया मजदूर, इनके बारे में जानेंगे। और उसके बाद कहाँ से इनकी शुरुआत हुई, गिरमिटिया मजदूर की अवधारणा कैसे विकसित हुई। 18वीं सदी के अंत में, ध्यान रखिएगा, 18वीं सदी के अंत में जब उदार मानवतावाद की एक लहर चली थी तो अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों से दास प्रथा को खत्म कर दिया था। दास बेसिकली युद्धबंदी होते हैं और उसके बाद खरीदे गए मजदूर होते हैं जो उनको भोजन या अल्प भोजन पर काम कराया जाता था। तो जब दास प्रथा का अंत हुआ, जब उदार मानवतावाद स्टार्ट हुई 18वीं सदी में, तो अंग्रेजों ने जो दास प्रथा खत्म होने के कारण इन्हें प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद जो श्रम संकट है ये पनप गया, श्रम संकट का जन्म हुआ। श्रम संकट तो बहुत भारी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो अपने बगानों में, अंग्रेजों द्वारा अपने बगानों में ले जाने के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर का, यानी जो तमिल लोग थे, तमिलियन थे, उनको ले जाना शुरू कर दिए। वो अपने, चाहे कैरेबियन सागर हो, चाहे फिजी हो, रीयूनियन हो, मलेशिया हो, सिंगापुर, श्रीलंका, इन सब जगहों पर जो बागान है, चाय के बागान थे, कॉफ़ी के बागान थे, इन सब बागानों में काम कराने के लिए इन मजदूरों को ले गया गया। किसके द्वारा ले जाया गया? अंग्रेजों के द्वारा ले जाया गया वहाँ पर। तो वहाँ से ले जाकर बसाया गया, तो इसलिए चर्चा में आ गया था गिरमिटिया मजदूर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, श्रीनिवास रामानुजम के बारे में दिया है। तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। श्रीनिवास रामानुजम का एक कॉलेज है तमिलनाडु के कुंभकोणम में। इसमें ऐतिहासिक रूप से सरकारी कला की प्रदर्शनी की जाती है और एक बहाली परियोजना के दौर से यह गुजर रहा है, तो इसलिए चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले श्रीनिवास रामानुजन के बारे में जानते हैं। 1887 में इनका जन्म हुआ था, 1920 तक ये जिंदा रहे। यह एक भारतीय गणितज्ञ थे जो गणित में जो नंबर सिस्टम होता है जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, इस पर इन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया था। उसके बाद जो गणितीय विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, और निरंतर जो भिन्न होते हैं उन पर इन्होंने असाधारण योगदान दिए। इसके लिए फेमस भी हुए थे। यह स्वयं एक गणित के टीचर भी थे, एक मैथ के टीचर थे और मैथमेटिशियन थे। रामानुजन ने गणितीय विश्लेषण में अनंत जो श्रृंखला थी, जो अंडाकार कार्य थे, अभूतपूर्व परिणाम शामिल थे, उसमें इन्होंने अपना विशेष योगदान दिए। प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उसमें ब्रिटिश गणितज्ञ एक थे जिनका नाम था जी.एच. हार्डी, उनके साथ सहयोग किया। राष्ट्रीय जो गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, हर साल 22 दिसंबर को जो राष्ट्रीय गणित दिवस है यानी नेशनल मैथ डे मनाया जाता है, वो किसको मनाया जाता है? इन्हीं के जयंती समारोह पर मनाया जाता है, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजम का जन्म 22 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 22 दिसंबर को हुआ था। इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है इसलिए उन्हें मनाया जाता है, तो यह था श्रीनिवास रामानुज के बारे में। नेक्स्ट है कोंडावेडू का किला के बारे में दिया है, चर्चा में क्यों आ गया है। यहाँ पर देखिए, इस किलों को देख लीजिए। ये जो किला यानी फोर्ट है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं पर ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक सांस्कृतिक गैलरी प्रदर्शित की जा रही है। इस जो सांस्कृतिक गैलरी प्रदर्शित की जा रही है इसमें जो 13वीं सदी है, 13वीं सदी से 20वीं सदी तक का जो समृद्ध ऐतिहासिक महत्व है
इसके बारे में इस गैलरी में बताया जा रहा है और इसमें दिखाया जा रहा है। तो आइए किले के बारे में जानते हैं। गुंटूर के पास, एक गुंटूर जिला है आंध्र प्रदेश का, उसी के पास जो कृष्णा नदी है उसी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसको बनवाया किसके द्वारा गया है? बनवाया गया है प्रोलया वेमा रेड्डी द्वारा इसे बनवाया गया है 1328 में। ध्यान रखिएगा 1328 से 1442 के बीच रेड्डी राजवंश द्वारा अपनी जो पूर्व राजधानी थी अंडा की, उससे स्थानांतरित करके इस किले में अपनी राजधानी बना लिया गया है। कौन सा किला था? कोंडा वेड्डू का किला, यहाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1516 ईस्वी में 1516 में विजयनगर सम्राट जो कृष्णदेव राय है वो इसे हायर कर ले लिए थे। रेड्डी राजवंश तटीय आंध्र प्रदेश में स्थित था, जो उन्हें उत्तर में विशाखापत्तनम से लेकर दक्षिण में कांचीपुरम तक फैला हुआ था। वे तेलुगु साहित्य के उल्लेखनीय संरक्षक थे। जो रेड्डी राजवंश था तेलुगु साहित्य के उल्लेखनीय संरक्षक थे। ये है कृष्णा नदी, यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये फ्लो करती है। इसी के दक्षिणी तट पर स्थित है वो जो किला है जिसका नाम था कोंडा वेड्डू फोर्ट या एक किला। ये था इसके बारे में, कृष्णा नदी के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के बारे में दिया है। भारत के जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है 2017 में इसे अपडेट किया गया था। 2017 में इसे अपडेट किया गया था। ये किस लिए लागू किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। किसके द्वारा लागू किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसे स्टार्ट यानी पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 2007 में। ध्यान रखिएगा 2007 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था और 2017 में इसे अपडेट किया गया, यानी कि अद्यतन अपडेट किया गया। कब अपडेट किया गया? 2017 में। इसमें मानक क्या तय किया गया है कि जो भी बिल्डिंग वाणिज्यिक बिल्डिंग बन रही है उसमें 100 किलोवाट से अधिक का जो कनेक्टेड लोड वाली जो वाणिज्यिक बिल्डिंग है, यानी जिसमें कल कारखाने या कंपनियां चलती हैं, उसका जो कोड है इस कोड को उसमें लागू करना है कि ताकि वो अपना मानक तय करे कि जो न्यूनतम ऊर्जा मानक है वो निर्धारित करता है कि मतलब कि जो भी उपकरण उसमें लगाए जा रहे हैं वो दक्ष हैं। दक्ष मतलब एफिशिएंस है कि मतलब कि वो उपकरण आसानी से काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ बिजली का जो खपत है वो भी कम हो रहा है। मतलब कि कम ही बिजली में वो जो मशीनरी लगी है कंपनी कल कारखानों में वो आसानी से चल रहा है। मतलब जो नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उसमें तय किया गया है कि 25 से 50% तक ऊर्जा दक्ष उपकरण उसमें लगाए जाएंगे उस बिल्डिंग में। उसकी डिजाइन इस तरीके से किया जाएगा। उसको आरोही क्रम में जो इमारत यानी बिल्डिंग है उसको आरोही क्रम में नंबर दिया जाएगा, जैसे कि ECBC क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन भवन कोड, यानी ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है। अगर नॉर्मल तरीके से बना है तो उसको EBCB का टैग दिया जाएगा। वहीं थोड़ा सा और भी एडवांस अच्छे तरीके से बना है तो EBCB प्लस का दर्जा दिया जाएगा। अब वहीं उसके बाद थोड़ा और भी अच्छे तरीके से बनाया है तो उसको सुपर का दर्जा दिया जाएगा। सुपर ECBC का दर्जा दिया जाएगा। तो ये था ऊर्जा संरक्षण भवन के बारे में। जब इसे लागू किया गया था यानी कि अपडेट कर दिया गया था तब, यानी 2017 में जब इसे अपडेट किया गया था तो भारत के 28 राज्यों में से अभी तो वर्तमान में 28 राज्यों में से जो 23 राज्य हैं वो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को लागू कर दिया है। लेकिन जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था यानी अपडेट, इंट्रोड्यूस तो 2007 में किया गया था, अपडेट जब 2017 में इसे किया गया था उस समय केवल भारत के 15 राज्य ही इसे अपनाया था। 15 राज्य अपनाया था। अभी तो 28 में से 23 राज्य जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड है वो लागू कर चुका है। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में दिया है। हाल ही में एक आंकड़ा जारी किया गया राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का, सितंबर 2023 में जारी किया गया था। सितंबर 2023 में इसकी वृद्धि देखने को मिली है। वृद्धि कितना हुआ था? 3.83 अंक तक की वृद्धि देखने को मिला है। ये बढ़कर कितना हो गया? टोटल 143.91% तक इसकी वृद्धि देखने को मिला है अप्रैल 2023 का। रीजन क्यों है? क्योंकि कोयला क्षेत्र में मांग बढ़ रही है। क्यों मांग बढ़ रही है? सबसे पहले तो त्योहारी सीजन है तो ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। उसके बाद जो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियाँ की वजह से भी ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, तो फिर कोयले की मांग बढ़ रही है, जिससे जो कोयला उत्पादक है उनको बढ़ावा देने के लिए, बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो घरेलू उत्पादन है, कोयले का जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़ रहा है, उसे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। तो सबसे पहले जानेंगे राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में। इसे 2020 में पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2020 में।
यह करता क्या है, यह एक मूल्यांकन सूचकांक है, यानी मूल्य सूचकांक है, जो निर्धारित आधार पर 2017-18 के सापेक्ष कोयले की जो कीमत है उसके बदलाव को दर्शाता है। कोयले की कीमत में जो बदलाव है उसको यह दर्शाता है। यह आयात सहित सभी कोयले की जो बिक्री चैनलों की कीमतें हैं उसको संकलित करता है और एक परिभाषित सूत्र का उपयोग करके प्रति टन जो राजस्व है उसकी हिस्सेदारी को निर्धारित करता है। प्रति टन जो राजस्व हिस्सेदारी है उसको निर्मित करता है। जो NCI मतलब कि नेशनल कोल इंडेक्स, ये 5 उप सूचकांकों का उपयोग करता है, जिसमें से 3 जो होता है गैर कोकिंग कोल होते हैं, और फिर उसके बाद 2 जो होते हैं कोकिंग कोल्स होते हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कोयला सूचकांक का उपयोग करते हुए राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर कोयले की जो खदान होती है उसका जो वाणिज्यिक नीलामी होता है उसको अलाउ करता है। ये था राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में। आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स यक्स इन्वेस्टर मीट समिट है। ये कब स्टार्ट किया गया था, इसका उद्घाटन कब हुआ था, जब भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग हुए थे। 2+2 डायलॉग्स मतलब कि एक रक्षा मंत्री होते हैं, एक भारत के रक्षा मंत्री हो गए, अमेरिका के रक्षा मंत्री हो गए, भारत के विदेश मंत्री हो गए, अमेरिका के विदेश मंत्री होंगे। तो ये 2+2 डायलॉग्स हो गए दोनों देशों के बीच में। तो ये कार्यक्रम कब किया गया था, इंडेक्स यक्स शैक्षिक श्रृंखला यानी कि एक गुरुकुल का शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया है, इंडेक्स यक्स इन्वेस्टर मीट में किया गया है। क्यों किया गया है कि दोनों देशों यानी अमेरिका और भारत के जो दोनों देश हैं उसके लिए एक रक्षा पास की तंत्र विकसित करना और उसके साथ साथ जो नव प्रवर्तक हैं, इनोवेटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं नए उनके लिए एक गाइडलाइंस यानी मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इंडेक्स यक्स पहल के बारे में जानेंगे। जून 2023 में इसे शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य यही है, भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा है, नवाचार पुल है उसमें कार्य करती है। जो रणनीतिक साझेदारी, संयुक्त चुनौतियों, नवाचार निधि, अकादमिक जुड़ाव और उद्योग स्टार्टअप्स कनेक्शन को और भी बढ़ावा देती है। यह इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के तहत एक प्रमुख आगामी पहल है, मतलब कि आगे इसे स्टार्ट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा किसके बीच में है, अमेरिका और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट है हानले और मेराक दिया है। 5 नवंबर 2023 को लद्दाख के हानले और मेराक में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने एक तीव्र लाल रंग का अरोरा आकर्षित किया है। किस रंग का, लाल रंग का। यहाँ पर देखिए लाल रंग का और हरा रंग का भी अरोरा होता है। ये थोड़ा पहले आया था। तो ये अरोरा की घटना क्या होती है इसको भी जानेंगे। और उसके बाद जो हानले है जो लद्दाख में स्थित है उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर देखिए ये पृथ्वी है और उसके बाद ये है सूर्य। सूर्य से जो प्रकाश निकलते हैं, सूर्य से प्रकाश जो अरोरा होती है खासकर एक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानते हैं। इसमें रेड और हरे कलर की, जो ग्रीन कलर की प्रकाश होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सूर्य से जो आवेशित कण होते हैं मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ये आते हैं पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर्स में आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं। पृथ्वी के जैसे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन जैसे गैसों से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे ही टकराते हैं। तो टकराने के बाद एक भारी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं रेड और लाल और हरे कलर में बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो इसी घटना को कहा जाता है अरोरा। ये खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, लेकिन लद्दाख ध्रुवीय क्षेत्र में तो है नहीं। तो यहाँ क्यों घटना घटी है उसके बारे में जानेंगे। जो उत्तरी गोलार्ध में घटना घटती है, अरोरा की घटना देखने को मिलती है, उसे अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। वहीं जो दक्षिणी गोलार्ध में होती है उसे अरोरा ऑस्ट्रेलियस बोलते हैं। तो ये देखिए हानले के बारे में देखेंगे। ये है हानले वेधशाला है, एक डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। ये भारत का एकमात्र डार्क स्काई रिजर्व है, मतलब कि एक अंधेरा कमरा या अंधेरा वेधशाला बनाई गई है ताकि दुनिया भर की जो वेधशाला खगोल शास्त्री है वो यहाँ पर आकर खगोल के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। एक अंधेरे जो खगोल बनाया गया है, डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। तो ये था इसके बारे में। ये था उसके बारे में अरोनल के बारे में। हानले के बारे में, हानले वही बताया। उसके बाद एकमात्र भारत का हानले डार्क स्काई रिजर्व है जहाँ खगोल पर्यटकों को आकर्षित करता है। और मेराक जो है पैंगोंगसो के तट पर और लद्दाख में स्थित है। पैंगोंगसो लेक चीन और
भारत के बॉर्डर पर है, चीन और भारत के बॉर्डर पर है, जिसे राष्ट्रीय बड़े सौर टेलीस्कोप के लिए प्रस्तावित एक स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जो मेराक पैंगोक्सू लेक के तट पर स्थित है। तो ये था उसके बारे में। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी जानकारी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।